हेलो एवरीवन, क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम 20 मिनट्स में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से बोर्ड में आए हैं उन्हें भी इन 20 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको अपना कलर या अपनी स्मेल चेंज करने के बाद ये बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब हमारे पास 3 टाइप्स के इंडिकेटर हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर नेचर से मिलते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल हमारे पास ये हैं। सबसे पहले हमारे पास लिटमस पेपर। 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस, एक ब्लू लिटमस। ये दोनों आपको लिचन प्लांट से मिलते हैं। लिचन प्लांट एक्चुअली में पर्पल होता है और उससे हम इन दोनों पेपर को बनाते हैं। जो रेड लिटमस होता है वो एसिड में कोई चेंज नहीं देता, पर बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर ब्लू हो जाता है। जो ब्लू लिटमस होता है उसका एसिडिक में कलर चेंज होगा रेड में, और बेसिक सॉल्यूशन में उसके कलर पे कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जो हमारे किचन में यूज होती है हल्दी, वही है इंडिकेटर। उसका नेचुरल कलर क्या होता है? येलो। एसिडिक सॉल्यूशन में वो अपना कलर चेंज नहीं करती है, बट बेसिक सॉल्यूशन में उसका येलो कलर कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में। और यहीं से बोर्ड में पूछा गया है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे जो व्हाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं, अगर उन पर करी का येलो कलर का स्टेन लग जाता है तो वॉश करने के बाद वो रेडिश ब्राउन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? तो आपको आंसर क्या लिखना है कि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका बेसिक सॉल्यूशन में जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब आप अपने कपड़ों को किससे धोगे? सोप या डिटर्जेंट। सोप सॉल्यूशन एंड डिटर्जेंट दोनों ही बेसिक इन सॉल्यूशन होते हैं, इसीलिए व्हाइट कलर के क्लॉथ पर जब आप सोप को डालोगे या डिटर्जेंट को डालोगे तो अपना कलर चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है रेड कैबेज। रेड कैबेज का न्यूट्रल कलर रेड होता है, एसिड में कलर चेंज नहीं करेगा, बट बेसिक सॉल्यूशन में जाके इसका कलर चेंज होगा ग्रीन में। नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की तरफ। इन इंडिकेटर्स को हम लोग लैबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं और हमारे पास 2 सिंथेटिक इंडिकेटर हैं एंड दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है, ठीक है, लेकिन जब मिथाइल ऑरेंज के अंदर आप एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो तो उसका ऑरेंज कलर रेड में, और अगर बेसिक सॉल्यूशन डालते हो तो उसका ऑरेंज कलर येलो में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, बिल्कुल पानी की तरह, और जब आप इसमें एसिड डालते हो तो ये कलरलेस ही रहेगा, लेकिन अगर फिनोफ्थलीन में बेसिक सॉल्यूशन डाला जाता है तो ये अपने कलर को कन्वर्ट कर लेता है पिंक कलर में। नेक्स्ट थर्ड टाइप का इंडिकेटर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज कर बताएंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस। इसके लिए हमारे पास 2 एग्जांपल है, अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। आपको पता है इन दोनों का ही अपना अपना एक यूनिक सी स्मेल होती है। अब अगर इन दोनों के ऊपर आप एसिडिक सॉल्यूशन को डालोगे तो इनके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों के ऊपर अगर आप बेसिक सॉल्यूशन को डाल दोगे तो इनकी स्मेल खत्म हो जाती है। तो जैसे स्मेल खत्म होगी तो आपको पता चल जाएगा कि गिवन सब्सटेंस बेसिक है। तो ये हो गया आप लोगों का इंडिकेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के नाम से रिलेट कर रहा है, एसिड एंड बेस। हम एसिड एंड बेस को इनके डिफरेंस से समझ लेते हैं तो आपको यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएगी, साथ में आप इनमें कंपैरिजन भी कर पाओगे। एसिड कौन होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें टेस्ट करने पर ये सोर लगता है, खट्टे, ठीक है। तो जितने भी आप खाने को खाते हो और खाना खाने पर वो आपको खट्टा महसूस होता है, या वो सब्सटेंस जो हम पीते हैं और वो खट्टे हैं, वो सब एसिड है, और वो सब वीक एसिड है। हम सिर्फ वीक एसिड को खा या पी सकते हैं। अब बात करते हैं बेस की। बेस टेस्ट में बिटर होते हैं और जब हम इन्हें टच करते हैं तो ये सोपी होते हैं। जैसे सोप सॉल्यूशन थोड़ा सा स्लिपरी होता है, जैसे कोलगेट थोड़ा सा स्लिपरी होता है। तो बेस बिटर है और सोपी टू टच है। अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एसिड क्या करेंगे, वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही प्रॉपर्टी आपको एसिड और बेस की डेफिनेशन देगी। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जब पानी में डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ये 10th क्लास में एसिड की डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एग्जांपल में लेते हैं HCl और एक एग्जांपल ले लेते हैं HNO3, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अगर मैं इन्हें पानी में डालूंगी ना तो आपका ना ये हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव, साथ में निकलेगा Cl नेगेटिव, यहाँ पर बनेगा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो हाइड्रोजन आयन रिलीज किया, दैट्स व्हाई ये एसिड्स हैं। अब बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे। मैं आपके सामने एग्जांपल देती हूँ NaOH का एंड KOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन्हें जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनाएंगे Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या बनाएगा? सॉरी बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, तो ये बनाएगा K पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्योंकि इन्होंने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किया, दैट्स व्हाई ये आपके बेस है। समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोनों में सिमिलर है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, दोनों ही हाईली कोरोसिव इन नेचर है। अगर गलती से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हमारे हाथ पे डल जाता है तो वहां से हैंड बर्न हो जाएगा, वहां पर ब्लिस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जो ताजमहल होता है ना, वो उसका व्हाइट कलर येलो में कन्वर्ट हो गया है ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है। एसिड का नेचर कोरोसिव है, तो एसिड रेन जब ताजमहल पे डल रही है तो उसको कोरोड कर रही है, ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग बेस में कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश एग्जांपल है, और हमारे हैंड पे डलने पर ये क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं। नेक्स्ट, ज्यादातर जो एसिड्स होते हैं ना वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो एसिड्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं। अब ध्यान से सुनना,
सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं, बहुत लिमिटेड बेस पानी में घुलते हैं और उनका एक स्पेशल नाम है एल्कली। और बोर्ड्स में एल्कली का डेफिनेशन पूछा गया है। तो एल्कली आर दोज बेस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर। एग्जांपल NaOH, KOH। ठीक है, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटाश। समझ गए मेरी बात? अब एक नोट, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स है सिर्फ वही पानी में घुलते हैं, इसीलिए सिर्फ वही एल्कली कहलाएंगे, बाकी सब बेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे एसिड्स का एग्जांपल है नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जब ये वाटर में इन्हें मिक्स किया जाएगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। अब आपके जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या आपके मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उन सब का जो नेचर है वो बेसिक है। तो ये बात याद रखेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर है एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का इन दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं इनकी टाइप्स पर। तो हमारे पास 2 टाइप्स के एसिड है, एक नेचुरल एसिड जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं और ये आपको नेचर से या ऑर्गेनिक चीजों से मिलेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड दूसरा हमारे पास मिनरल्स एसिड है। मिनरल एसिड्स को आप मिनरल से या रॉक से बनाते हो। जो हमारे नेचुरल एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं और आपके जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये टेबल है कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की और वो किससे मिल रही है वो भी यहाँ पर लिखा है और ये टेबल आपको याद करनी है। फॉर्मिक एसिड आपको चींटी या फिर आपके बीज के स्टिंग से मिलता है, एसिटिक एसिड आपको विनेगर से मिलता है, लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में मिलता है, सिट्रिक एसिड खट्टे फ्रूट्स में मिलता है, टार्ट्रिक एसिड आपको इमली में मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड आपको टोमेटोज में मिलेगा और मैलिक एसिड आपको एप्पल में मिलेगा। अब ये मिनरल एसिड्स 4 हैं, चारों का नाम और चारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे पहले है कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला है H2CO3। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना ही है, जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बस कार्बोनिक को छोड़कर। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड है फिर भी वो वीक है, तो H2CO3 एक वीक एसिड है। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड फोर्थ है नाइट्रिक एसिड HNO3। इन सब का नाम और फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। चलिए अब चलते हैं आपके एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपका केस स्टडी आ सकता है। केस स्टडी में आप लोगों का एक्सपेरिमेंट एक डायग्राम दिया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एसिड की रिएक्शन किससे करेंगे, मेटल से करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब आप लोगों का एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में बनेगा सॉल्ट। अब यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। आपको इसकी टेस्टिंग याद होनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि हम टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखेंगे और उसमें हम सोडियम मेटल को डालेंगे तो बुलबुलों की फॉर्म में गैस निकलेगी और उस गैस के पास जब हम लोग क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल स्टिक को लेकर आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। तो पॉप साउंड के साथ जो गैस बर्न होती है दैट इज हाइड्रोजन गैस। इसकी टेस्टिंग हो गई। अब आप देखो यहाँ पर सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है, इस हाइड्रोजन गैस को निकाल देना। अब ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। दूसरा एग्जांपल, जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो सबसे पहले इस H को निकाल दो एज अ हाइड्रोजन गैस और ये जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक क्लोराइड। आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को निकाल दो और आपका आयरन अब सल्फेट से रिएक्ट करेगा और बनाएगा FeSO4। अब याद रखोगे ना इस बात को, बिल्कुल ब्रेन में सेट कर लो कि जब भी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराना है तो सबसे पहले कौन सी गैस रिलीज कर दो, हाइड्रोजन गैस। टेस्टिंग पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। अब बेस की जब मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो सेम सॉल्ट बनने वाला है और साथ में निकलने वाली है हाइड्रोजन गैस। ये दोनों रिएक्शन को 4 से 5 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। जिंक जब आपके बेस से रिएक्ट करेगा, हमने NaOH एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इस हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज कर दो। अब आपका जिंक जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2ZNO2। इसका नाम भी याद करना है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल लिया है, एल्यूमिनियम को NaOH से रिएक्ट कराना है। ये वाटर की प्रेजेंस में होती है तो सबसे पहले आपका काम है हाइड्रोजन गैस रिलीज करना और जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। समझ आ गया? एकदम अच्छे से इस चीज को याद करना है। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है कि हम लोग अपने जो सोल फूड स्टफ्स होते हैं लाइक आपका अचार या आपकी दही, उन्हें मेटेलिक कंटेनर में क्यों स्टोर नहीं करते। तो जो खट्टे खाने होंगे आपको पता है उसमें एसिड होगा, एसिड को अगर मेटेलिक कंटेनर में रखेंगे तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और बनेगा सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होता है ना वो पॉइजनस होता है हमारी हेल्थ के लिए, इसीलिए हम कभी भी सॉफ्ट फूड स्टफ को मेटेलिक कंटेनर में स्टोर नहीं करते। तो हो गई आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। अब चलते हैं सेकंड पर। एसिड को अब मुझे रिएक्ट कराना है मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से। तो आप लोग बच्चों यहाँ पर एक चीज देखो, मुझे एसिड को रिएक्ट करना है किससे, मेटल कार्बोनेट से। तो देखो ध्यान से, जब भी कार्बोनेट आए ना तो आप लोग कौन सी गैस रिलीज कर दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो कार्बोनेट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं Na2CO3 और उसको रिएक्ट करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये जो आपका CO3 है ना वो किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 गैस में। अब O3 O2 में बदला है तो एक ऑक्सीजन बचेगा ना, वो एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिलीज होगा, वाटर बनेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, सोडियम और क्या बचा, क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से रिएक्ट करके बनाएंगे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके बना रहा है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गैस।
सेम अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो कोई चेंज नहीं होगा, सॉल्ट बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाओ और बनाओ वाटर। एग्जांपल देती हूं मैं, यहाँ पर है NaHCO3 और हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं HCl से, तो सबसे पहले CO3 किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। जो ऑक्सीजन निकली उसने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, वाटर। अब ये सोडियम Cl से रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaCl। समझ आ गया ना आप लोगों को। तो याद रखेंगे मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड से हो रही है तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब इस गैस की टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। इस गैस की टेस्टिंग बोर्ड्स में बहुत 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 बार पूछी गई है, तो एकदम टिप्स पे लर्न करनी है। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CaOH के होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में पास करते हैं तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। दैट इज द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्कीनेस क्यों हुई और फिर मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों हो गई। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब CO2 से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से सॉल्यूशन मिल्की होता है। लेकिन जब इसमें एक्सेस अमाउंट में CO2 पास किया जा रहा है तो बन रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसके फॉर्मेशन की वजह से मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। तो मिल्कीनेस इस तरह से होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर, दैट इज जब आपका एसिड बेस से रिएक्ट करेगा। बच्चों, इस रिएक्शन का नेम और उसकी डेफिनेशन एग्जाम में बहुत आई है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाके हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, और मुझे इसे रिएक्ट कराना है बेस से, और बेस वो सब्सटेंस थे जो पानी में जाके हाइड्रोक्साइड आयन निकाल रहे थे। तो जब ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वाटर, और साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट। एंड क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है ना, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। हम लोग एक एग्जांपल ले लें जल्दी से। आपका एग्जांपल है एसिड में एग्जांपल HCl, बेस में एग्जांपल NaOH। तो ये जो H है वो OH के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, H2O, और ये जो Na है वो Cl के साथ जुड़ेगा तो बनाएगा NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। अब मुझे एसिड को रिएक्ट कराना है मेटल के ऑक्साइड से, तो मैंने एक एसिड ले लिया HCl। कोई भी मेटल का ऑक्साइड लेना है तो हमने लिया Na2। अब सबसे पहली बात याद रखो, मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, बेस की तरह। तो ये एसिड है, ये बेस है, तो फिर से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। तो फिर से क्या बनाना है हमें, सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ हम लोगों को क्या फॉर्म करना है, वाटर। कैसे, इसका H इस O से रिएक्ट करेगा तो वाटर, और ये NaCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है बच्चों, हो गई आप लोगों की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब देखते हैं जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब में क्या कॉमन होता है। तो देखिए, जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें ये चीज कॉमन है कि जब वो पानी में जाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है और पानी में जाकर उसे हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे, दैट इज एसिड। अब ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जांपल यहां पर आपके लिए राइट करती हूं, दैट इज C2H5OH। ये आपके पास क्या है, इथाइल अल्कोहल। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। क्या इसके पास भी हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी हाइड्रोजन एटम है। लेकिन जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं कर रहे हैं, इसलिए एसिड नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन एटम है वो एसिड ही है, सिर्फ वही एसिड बनेगा जो हाइड्रोजन आयन निकालेंगे। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, एसिड अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ तभी शो कर सकता है जब वहां पर वाटर प्रेजेंट हो, क्योंकि तभी वो हाइड्रोजन आयन निकाल सकता है। अगर वहां वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देती हूं आपको, और ये बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर हम ड्राई HCl गैस लेते हैं, ड्राई HCl मतलब उसके अंदर वाटर है ही नहीं, तो ड्राई HCl गैस के पास हम लोग ब्लू लिटमस पेपर लेकर गए, तो हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर ने अपने कलर को चेंज नहीं किया। इसका मतलब वो भी एसिड ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदलेंगे। लेकिन अगर मैंने उस लिटमस पेपर पर पानी डाल दिया और फिर मैं उसके पास ड्राई HCl गैस को लेकर गई तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने लिटमस पेपर पे पानी डाला तो एसिड और पानी का रिएक्शन हुआ और वहां पे रिलीज हुआ हाइड्रोजन आयन, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ एसिड ने अपनी प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर रहा है, पर मॉइस्चर आने पर वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्यों। समझ आ गया। तो सारे एसिड में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे पास इस तरह से दो बीकर होंगे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होंगे और इस तरह से ना बल्ब लगाया होगा। इस तरह से आपको एक एक्सपेरिमेंट शो किया जाएगा, ये डायग्राम्स होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है और मान लो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो ग्लूकोज हो सकता है, या सुक्रोज हो सकता है, या यूरिया हो सकता है, या इथाइल अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो बोलेंगे कि इसका बल्ब ग्लो कर गया पर इसका बल्ब ग्लो नहीं किया, क्यों। अब ध्यान से सुनो, ये एसिडिक सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे मैंने पानी रखा है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो बल्ब ग्लो करेगा। अब यहाँ पर इन्होंने आयंस रिलीज नहीं किए, और जब इस सॉल्यूशन के अंदर आयंस रिलीज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो फिर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहीं पर एक और टाइप का एसिड पढ़ लेते हैं, दैट इज डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन कम अमाउंट में होती है। समझ गए।
अब अगर मुझे कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है तो कंसंट्रेटेड एसिड में हमें क्या मिक्स करना होगा? पानी, क्योंकि डाइल्यूट में पानी ज्यादा होता है। बट ऐसा गलत है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते हैं। अब क्या करते हैं पहले वो बताती हूँ। पानी लेते हैं, थोड़ा सा एसिड डालेंगे, मिक्स करेंगे, थोड़ा सा एसिड डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब एसिड में पानी क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि जब एसिड में पानी डालते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। अब हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो स्प्लैश करेगा, तो वो हमारे हाथ या हमारे फेस पर हो सकता है, जिससे हम जल जाएंगे। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन आपने ग्लास के कंटेनर में रखा है तो इतनी ज्यादा हीट की वजह से ग्लास ब्रेक हो सकता है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ आ गया? तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए पानी में एसिड डालना है। समझ आ गई मेरी बात? तो एसिडिक सॉल्यूशन आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। समझ आ गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब बेस में क्या कॉमन है? जैसा एसिड में था कि एसिड सिर्फ पानी की प्रेजेंस में ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, सेम बेस में भी है। जितने भी बेस होते हैं वो पानी में जाकर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, ये उनमें कॉमन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी आयंस प्रेजेंट हैं, इसीलिए बेसिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जैसे आपके एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। देखिए आप लोगों ने एसिड कितने टाइप का पढ़ा? एक पढ़ा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, राइट? फिर हमने पढ़ा डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड, सेम बेस में भी है। डाइल्यूट बेस एंड कंसंट्रेटेड बेस दोनों में सेम ही बात है, डाइल्यूट में वाटर ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड में वाटर कम होगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस। अब इनमें क्या बात होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वाटर में जाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्योंकि सभी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुके हैं तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में आयंस निकालेंगे। एसिड हाइड्रोजन आयन निकालेगा और बेस आपका हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा। और क्योंकि यहाँ पर आयंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो अगर इनके सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो किया जाएगा तो बहुत ब्राइट ग्लो करेगा, ठीक है? अपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है HCl, HNO3, H2SO4, और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है NaOH एंड KOH, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो वाटर में जाने पर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं। क्योंकि कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो सिर्फ 30 to 40 मॉलिक्यूल्स ही आयंस में ब्रेक होंगे, तो दैट मींस यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, और क्योंकि कंसंट्रेशन कम है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो होगी, बट अगर इनके सॉल्यूशन से बल्ब जलाया जाएगा तो वो थोड़ा डिम जलेगा, ठीक है? अब स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मैं एग्जांपल लूं, सॉरी वीक एसिड का एग्जांपल लूं तो CH3COH, ठीक है? इसे बाद में आप एसिटिक एसिड भी बोलोगे। उसके बाद आपका कार्बोनिक एसिड और आपका फॉर्मिक एसिड। अगर मैं वीक बेस का एग्जांपल लूं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया बच्चों? चलिए, तो हम लोगों ने एसिड बेस अच्छे से पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली, ठीक है? उनके टाइप्स भी रीड कर लिए। अब पढ़ते हैं आपका पीएच स्केल, ठीक है? स्ट्रेंथ। अब ध्यान से मेरी बात को आप लोगों को सुनना है। अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो आप लोग यहाँ पे देखिए, चलिए मैं ले रही हूँ HCl, ओके? मैंने लिया बच्चों HCl और उसे मैंने डाला वाटर में, तो ध्यान से देखिए ये ब्रेक होगा, क्या निकालेगा? H पॉजिटिव और निकालेगा Cl नेगेटिव। वाटर आपका ब्रेक होता है H पॉजिटिव, और किसमें ब्रेक होता है? हाइड्रोक्साइड आयन में। तो अगर मैंने HCl को पानी में डाला तो मेरे पास हाइड्रोजन आयन भी है, मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन भी है, बट एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। तो याद रखिए एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है, पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। अब मैं एक बेस ले लेती हूँ NaOH और उसको मैं वाटर में डाल देती हूँ, तो ये रिलीज करेगा Na पॉजिटिव और बनाएगा हाइड्रोक्साइड आयन, ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन और बनाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिक सॉल्यूशन में देखो हाइड्रोक्साइड आयन भी है और हाइड्रोजन आयन भी है, पर बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है और हाइड्रोजन आयन कम है। इसका मतलब है इसके पास भी हाइड्रोक्साइड है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोक्साइड है, इसके पास भी हाइड्रोजन आयन है, पर इसके पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा है और इसके पास हाइड्रोजन आयन कम है, सबके पास हाइड्रोजन आयन है। तो हमने बनाया पीएच स्केल। पीएच स्केल कितने हाइड्रोजन आयन है इसी पर बेस्ड है। कितने हाइड्रोजन आयन मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बिहाफ पर हमने ये बनाया है पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस साइड जा रही हूँ ना तो मेरे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब इधर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है और इधर हाइड्रोजन आयन कम है, तो जो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है वो एसिडिक हो गया। तो आप देखो बीच में 7 है, जिसका पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। इधर जाने पर 7 के इधर आने पर हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, तो ये सारे एसिड है, और क्योंकि हाइड्रोजन आयन इधर बढ़ रहा है तो ये आपके क्या होंगे? वीक एसिड, और ये आपके क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? 7 के इधर जाने पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घट रही है, तो इनके पास हाइड्रोजन आयन कम होगा और इनके पास तो हाइड्रोजन आयन बहुत ही कम होगा, तो ये आपके वीक बेस और ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस। तो 7 इज न्यूट्रल, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप कह सकते हो पीएच नंबर जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और पीएच नंबर जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आपको ये कलर्स भी बच्चों याद करने हैं कि 7 का ग्रीन है, तो आप देखो इधर जाने पे ग्रीन कलर येलो, येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से रेड में बदल रहा है, इधर ग्रीन से स्काई ब्लू, थोड़ा वॉयलेट ब्लू और थोड़ा पर्पल शेड में जा रहा है। ये नंबर्स आपको याद करने हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं पीएच स्केल के बिहाफ पर कुछ एप्लीकेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले हम अपने डाइजेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारे स्टमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और हमारे स्टमच की वॉल्स को बचाने के लिए म्यूकस होता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, जिससे हमें इरिटेशन और थोड़ा सा बर्निंग जैसा फील होता है। तो उस टाइम पे हम जो मेडिसिन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटा एसिड, जो एसिड की प्रॉपर्टी को कम करेगा। तो एसिड की प्रॉपर्टी को कम करने के लिए कौन चाहिए होगा आपको? बेस, ठीक है ना। समझो, अगर मेरे स्टमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया है तो क्या होगा? हमारा पीएच 7 से कम जाएगा। अब मुझे पीएच को वापस न्यूट्रल पे लाना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? एक ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच 7 से ज्यादा है। तो ऐसी मेडिसिन जिन्हें एसिडिटी को रिमूव करने में यूज किया जाता है उन्हें हम एंटा एसिड्स कहते हैं। और याद रखेंगे, एंटा एसिड का पीएच 7 से ज्यादा होता है। दो एंटा एसिड्स के नाम आपको याद करने हैं, बोर्ड्स में पूछे गए हैं। पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस, एंड दूसरा है आपका बेकिंग सोडा हम आगे रीड करेंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है टूथ डिके। इसके लिए आपको आपके माउथ का पीएच याद रखना है। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम जाता है तो हमारे टीथ की जो एनेमल लेयर होती है वो डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है। अब अगर हमने कुछ खाना खाया तो हमारे माउथ में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो उस खाने को ईट करेंगे और बनाएंगे बनाएंगे एसिड, जिससे हमारे माउथ का पीएच घट जाएगा। और अगर 5.5 से नीचे गया तो एनेमल लेयर डिकम्पोज होगी। इसीलिए आपको टूथ ब्रश करने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हो वो एक बेस है जिसका पीएच 7 से ज्यादा है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्टिंग ऑफ बी या आपकी चींटी। जो आप लोगों के ये जो भी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें काटते हैं, उनमें या तो उनके स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होता है या उनके स्टिंग में बेस प्रेजेंट होता है। तो अगर उनके स्टिंग में एसिड प्रेजेंट है तो हमें वहां पर क्या लगाना चाहिए? बेसिक सॉल्ट लगाना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अगर उनके स्टिंग में बेस प्रेजेंट है तो हमें एसिडिक सॉल्ट लगाना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आपकी पीएच ऑफ सॉइल एंड प्लांट की बात करते हैं। कुछ हमारी फसल ऐसी होती है जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है ना वो एसिडिक हो जाती है। तो अगर आप उसी मिट्टी में दोबारा से अगर कोशिश करोगे कि हम दोबारा से वहां पर क्या करें, फसल को उगाएं, तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मिट्टी का जो पीएच है वो 7 से डाउन चला गया है। हमारे जो प्लांट ग्रोथ करते हैं वो न्यूट्रल 7 के अराउंड हमारा पीएच होना चाहिए। तो फिर ऐसी मिट्टी में हम लोगों को क्या डालना पड़ता है? आप लोगों को डालना पड़ता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक है, तो क्योंकि सॉइल एसिडिक हो चुकी है, आप बेस डालोगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और फिर प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटा एसिड के बाद ये पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। जो हमारे मिल्कमैन होते हैं वो फ्रेश मिल्क में क्या मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे जो मिल्कमैन होते हैं वो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा मिलाते हैं, क्योंकि आपका बेकिंग सोडा का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। अब आपके मिल्क ना जब कर्ड में कन्वर्ट होगा तो वो रिलीज करता है लैक्टिक एसिड जिसका पीएच 7 से कम है। तो अगर 7 से कम पीएच जाएगा मिल्क का तो मिल्क बहुत जल्दी से खराब हो जाएगा। इसलिए हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन होता रहे और दूध बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कुछ सॉल्ट। अभी आप लोगों ने देखा सॉल्ट कब बना? जब एसिड और बेस का रिएक्ट हुआ। कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनका पीएच 7 होगा। कुछ सॉल्ट एसिडिक होंगे, मतलब उनका पीएच 7 से कम होगा। कुछ सॉल्ट बेसिक होंगे, मतलब उनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए। NaCl का पीएच 7 है, तो इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, आप लोगों को कैसे चेक करना है किस एसिड या किस बेस से बना है। ब्रेक करो, इसे बेस में बदलो, इसे एसिड में। तो Na से आपको कौन सा बेस याद आता है? NaOH। और Cl से कौन सा एसिड याद आता है? HCl। एक और एग्जांपल लेते हैं KNO3 सॉल्ट का भी पीएच 7 है, यानी ये भी न्यूट्रल है। KNO3 ब्रेक करो, K से कौन सा बेस बनेगा? KOH। अगर आपको बेस याद भी नहीं आ रहा ना तो ध्यान से सुनो, जो मेटेलिक पार्ट रहता है ना, मेटेलिक पार्ट में OH जोड़ दो। मेटेलिक पार्ट में क्या डाल दो? OH। और जो पीछे वाला पार्ट है उसे हाइड्रोजन से जोड़ दो। तो K में OH जोड़ा और इसे हाइड्रोजन से कनेक्ट करूंगी तो क्या बनेगा? HNO3। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रल है? देखो, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। जैसे कि एग्जांपल AlCl3। अब आप लोग देखो AlCl3, इसे हाइड्रोक्साइड देना है तो देंगे AlOH का होल थ्राइस। ये वीक बेस होता है। NaOH, KOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, बाकी सब वीक बेस है। अब इससे Cl से कौन सा एसिड बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। तो इसका जो पीएच है वो 7 से कम है। नेक्स्ट है Na2CO3। अब देखिए Na2CO3, Na में OH जोड़ूंगी तो NaOH, इसमें हाइड्रोजन जोड़ूंगी H2CO3। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। समझ गए? अब कुछ सॉल्ट हमें पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले NaCl, कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट, साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड। प्रिपेयर कैसे करते हैं? समुद्र के पानी से। यूजेस क्या है? साबुन बनाने में, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में, आइसक्रीम्स के फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए, और स्नो को क्लियर करने के लिए, जहां पर उन कंट्रीज में जहां बर्फ पड़ती है वहां पे बर्फ को क्लियर करने में।
नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास NaOH, कॉमन नेम कास्टिक सोडा, साइंटिफिक नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रिपेयर कैसे करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन में करंट पास करके। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl को पानी में घोल दो तो आप उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहते हो। तो हमने NaCl में वाटर डाल दिया, अब इसमें करंट पास की। अब ध्यान से सुनना, क्या बनेगा? NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस। अब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनोड पे क्या मिला, कैथोड पे क्या मिला। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्लोरो एल्किली प्रोसेस। क्योंकि क्लोरीन बना, एल्किली मिला, तो इसके जो बाई प्रोडक्ट है उसमें क्लोरीन और एल्किली बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोरो एल्किली प्रोसेस। एनोड और कैथोड की गैस आप लोगों को याद करनी है। यूज कहां पर करते हैं NaOH को? पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, साबुन, पेपर और रेयॉन्स बनाने में, और मशीन के क्लींजिंग एजेंट में आप इसे यूज करते हो। नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है, फॉर्मूला है CaOCl2। केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन क्या है? हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में निकलती है वाटर। कहां कहां यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म बनाने में, सबसे इंपॉर्टेंट इसको यूज करते हो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में। बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सब्सटेंस है जिसे आप यूज करते हो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, तो वो कौन सा सब्सटेंस है? तो बस एक यही सब्सटेंस है जो ड्रिंकिंग वाटर को क्या करेगा? डिसइंफेक्ट करेगा, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की स्मेल आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो बोर्ड में ये भी पूछा गया है कि एक सब्सटेंस है जिसमें क्लोरीन की स्मेल आ रही है, वो कौन है? तो एक ही है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसका एक और यूज याद रखना कि अनश्रिंकेबल वूल बनाने में काम आता है, बट ये वाली प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट है, दूसरी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लीच करने में काम आता है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज जरूर याद कर लेना, ठीक है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की, ठंडे पानी में घुल जाता है। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, क्लोरीन निकलेगी, और इस क्लोरीन की वजह से ही ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर आपका ब्लीच करने में क्यों यूज होता है? क्योंकि जब हम इसकी रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या गैस रिलीज होती है? क्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्ट हमारे पास है NaHCO3, जिसका कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा, जिसे आपने कैसे यूज किया था? एज एन एंटासिड। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रिपरेशन क्या है? सोडियम कार्बोनेट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा। यूज एंटासिड्स की तरह बेकिंग पाउडर बनाने में, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाली हूं, और आग बुझाने में। ये दोनों यूजेस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पानी में घुल जाता है। अब ध्यान से सुनो, सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रही हूं। जब आप लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट बनाता है, वाटर बनाता है, और कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा है। बेकिंग सोडा कहां पर यूज होता है? बेकिंग सोडा यूज होता है केक्स बनाने में, और आपकी पेस्ट्रीज बनाने में, या पकोड़े को क्रिस्पी करने में। अब क्यों यूज करते हैं? जब हम लोग डो में बेकिंग सोडा मिलाकर रख देते हैं तो बेकिंग सोडा कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब गैस किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? बबल्स की फॉर्म में। तो उस डो में बबल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। और बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? बेकिंग पाउडर मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? बेकिंग सोडा और किसी भी वीक एसिड का, जैसे एग्जांपल टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। एक बेस है, एक एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से केक थोड़ा सा प्लीजेंट सा टेस्ट देता है। लेकिन अगर हम केक बनाने में खाली बेकिंग सोडा डालेंगे तो इसका नेचर क्योंकि बेसिक है तो केक थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, Na2CO3। इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन, हम सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इस सोडियम कार्बोनेट को वाटर ऐड कर देंगे तो ये बनेगा Na2CO3.10H2। वॉशिंग सोडा में बच्चों 10H2 होगा, तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है, डेकाहाइड्रेट। यूज कहां पर होता है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, क्लॉथ की लॉन्ड्री में, और सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। तो एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि उस सब्सटेंस का नाम और प्रिपरेशन लिखो जो आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज होता है। ये भी पानी में घुल जाता है। अब आपका लास्ट सॉल्ट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, CaSO4.12H2O। ठीक है, केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी। आगे को बोलेंगे हेमी, वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट। इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर जिप्सम। ठीक है, जिप्सम एक पत्थर होता है, CaSO4.2H2O। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 373 केल्विन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जब आप लोग जिप्सम को गर्म करते हो तो इस दो में से 1.5 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और सिर्फ हाफ पानी के मॉलिक्यूल्स बचते हैं, दैट इज योर POP। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सारा पानी निकल जाएगा, फिर POP नहीं बनेगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पे जरूरी है, दैट इज योर जिप्सम। यूज कहां करते हैं? आपके चॉक्स बनाने में यूज करते हैं, किसी भी चीज के मोल्ड बनाने में यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जब बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, बोन्स में अगर चोट लगती है तो जब हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर करवाते हैं, तो उसमें POP को यूज करते हैं। ये व्हाइट कलर का पाउडर सॉल्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर POP में मॉइस्चर आ जाएगा तो ये वापस से जिप्सम में बदल जाएगा। रिएक्शन उल्टी, POP में पानी मिक्स हुआ, जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम एक क्या होता है? रॉक होता है, तो ये बहुत हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सेटिंग ऑफ POP।
अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब कुछ डेफिनेट नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके सॉल्ट में जुड़ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में जुड़ जाते हैं, अब वो पानी उस सॉल्ट को गीला नहीं कर रहा है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर का पार्ट हो चुका है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब भी किसी भी सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसकी वजह से उस सॉल्ट का अपना एक पर्टिकुलर शेप और अपना एक पर्टिकुलर कलर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, क्योंकि उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उनके मॉलिक्यूल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो हमने CuSO4.5H2 लिया है, ठीक। इसका कलर है ना ब्लू होता है। जब आप इसे गर्म करते हो ना तो पानी का मॉलिक्यूल हट जाएंगे और सिर्फ बचेगा कॉपर सल्फेट। तो क्योंकि पानी रिमूव हो गया है ना तो इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ये ब्लू था, हीट करने पे कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको ठंडा करोगे ना तो ठंडा करने पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली से जुड़ जाएंगे और इसका ब्लू कलर वापस से आ जाएगा। और ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो चाहते हैं प्लीज वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें।